दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग एक बहुत ही फेमस ब्रिटिश अमेरिकन पोएट डब्ल्यू.एच. ऑर्डन की एक पोएम पढ़ेंगे, एक पोएट्री पढ़ेंगे जिसका नाम है सितंबर 1 1939। ये जो डेट है हिस्ट्री में, वर्ल्ड हिस्ट्री में एक बहुत ही रिमार्केबल डेट है क्योंकि इसी डेट को वर्ल्ड वॉर 2 की शुरुआत हुई थी जब जर्मनी ने पोलैंड पर अटैक कर दिया था। अब काम की बात ये कि इस पोएम के अंदर 10 स्टैंजा है, तो ये पोएम काफी लंबी है। तो मैं कोशिश करूंगा कि इस पोएम को आधा इस वीडियो में समझाऊं और आधा किसी और वीडियो में समझाऊं। फिलहाल आज की इस वीडियो में हम लोग 5 स्टैंजा को डिस्कस करेंगे। चलिए, बहुत ही कमाल की वीडियो होने वाली है। मिलता हूं आपसे इस वीडियो के एंड में। अब ऐसे तो इस पोएम में ऐसा कुछ खास नहीं है जो आपको समझ में ना आए। बहुत ही सिंपल सी पोएम है, बस थोड़ा सा ध्यान लगा के सुनने की ज़रूरत है। मैं शुरू करता हूँ। सबसे पहले इस टाइटल का मतलब समझते हैं, सितंबर 1 1939। दोस्तों, इस पोएम का टाइटल ये सितंबर 1 1939 इसलिए दिया है क्योंकि यही डेट मानी जाती है जब वर्ल्ड वॉर सेकंड की शुरुआत हुई थी, जब जर्मनी ने पोलैंड पर हमला किया था। तो इसमें जर्मनी की बात होगी, हाँ जी होगी, इसमें अमेरिका की भी बात होगी, बाकी यूरोपियन कंट्रीज़ की भी बात होगी, और पता नहीं कहाँ कहाँ के रेफरेंस उठाए यहाँ पर डब्ल्यू.एच. ऑर्डन ने। तो आपको सब चीज़ें समझना ज़रूरी है, और स्पेशली आपको वर्ल्ड वॉर सेकंड के बारे में थोड़ा सा पता होना ज़रूरी है। तो डब्ल्यू.एच. ऑर्डन इस पोएम को शुरू करते हुए बोलते हैं कि मैं 52nd स्ट्रीट नाम की जगह पर बैठा हुआ हूँ। ये एक ऐसी जगह है जो अमेरिका में है, जहाँ पर बहुत सारे पब्स बार्स वगैरह हैं। वो बोलते हैं कि मैं एक डाइव में बैठा हुआ हूँ, अमेरिका में एक डाइव में बैठा हुआ हूँ 52nd स्ट्रीट में। डाइव का मतलब होता है बार, बार टाइप की जगह। शायद यहाँ पर बहुत सारे बार्स होंगे। मैं उस वक्त बहुत डरा हुआ था, पता नहीं था कि अगले ही पल क्या होने वाला है। अभी तक मुझे उम्मीद थी कि हिटलर और मुसोलिनी के साथ में बातचीत हो गई होगी। हिटलर और मुसोलिनी के बारे में आपको पता होगा, डायरेक्टली इन्होंने नाम तो नहीं लिया है, लेकिन हिटलर और मुसोलिनी की बात की जा रही है कि हिटलर और मुसोलिनी के साथ में बातचीत हो गई होगी और लड़ाई रुक जाएगी। ऐसी मुझे उम्मीद थी, ऐसी मुझे उम्मीद थी, लेकिन ये मेरी एक क्लेवर होप्स थी जो टूट गई। पूरे 10 साल, पूरा एक डेकेड लो था, डिसऑनेस्ट था, क्योंकि 10 साल से जो भी कोशिशें चल रही थी हिटलर से बात करने की, वो सब बेकार हो गई। ऊपर से हमारी गवर्नमेंट, विंस्टन चर्चिल प्राइम मिनिस्टर थे ब्रिटेन के, वो ऐसी पॉलिसीज को सपोर्ट नहीं करते। अब देखो दोस्तों, आपको सोचने वाली बात यह है कि डब्ल्यू.एच. ऑर्डन है तो अभी अमेरिका में, तो आपको लग रहा होगा ये अमेरिकन है, लेकिन ये अमेरिका की पैदाइश नहीं है, ब्रिटेन की पैदाइश है। जो अमेरिका में रह रहे हैं कह रहे हैं कि मुझे डर लग रहा है, अनसर्टन है, अनसर्टन हूँ, अफ्रेड हूँ कि अब क्या होगा। जब पोलैंड पर हमला हो गया 1 सितंबर 1939 को, मैं एक कैफे में बैठा हुआ हूँ, सॉरी एक बार में बैठा हुआ हूँ जो अमेरिका में 52nd स्ट्रीट पर है। वो कहते हैं वेव्स ऑफ एंगर एंड फेयर, मतलब एक डर और गुस्से की बड़ी लहर सी शुरू हो गई है। जैसे ही हिटलर ने पोलैंड पर अटैक किया 1 सितंबर 1939 को, ये लहर अर्थ के चारों तरफ फैल गई। जहाँ पर सूरज निकला हुआ था, मतलब जहाँ पर ब्राइटनेस थी, वहाँ से लेकर जहाँ पर डार्कनेस थी, जहाँ पर रात हो रही थी, वहाँ तक, ब्राइट एंड डार्कन लैंड्स ऑफ द अर्थ। और इस वॉर के साथ ही गवर्नमेंट ने हमारी प्राइवेट लाइफ्स पर भी कंट्रोल कर लिया है। गवर्नमेंट का कंट्रोल हो गया है प्राइवेट लाइफ्स पर भी। अचानक से ही सितंबर 1 को इतनी सारी डेथ्स हो गई, और उन डेथ से ODOUR, इसका मतलब है ऑर्डर, मतलब एक स्मेल सी निकली, जिससे ये खूबसूरत सितंबर की शाम डिस्टर्ब हो गई। ये है फर्स्ट स्टैंजा जो मैंने आपको बताया। यहाँ पर डब्ल्यू.एच. ऑर्डन क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं, मैं अमेरिका में एक बार में बैठा हुआ था, अचानक से खबर मिली कि पोलैंड पर हमला हो चुका है। किसने किया है? जर्मनी ने। 10 साल से ये बातचीत चल रही थी कि हिटलर के साथ में और मुसोलिनी के साथ में शांति समझौता कर लिया जाएगा, लेकिन हमारे प्राइम मिनिस्टर इन पॉलिसीज़ को सपोर्ट नहीं करते हैं। अचानक से जब ये हमला हुआ तो मेरी क्लेवर होप्स ख़त्म हो गई, न जाने कितनों की ख़त्म हो गई, और मौत की शुरुआत हुई, और इन मौत की स्मेल से ये सितंबर की शाम डिस्टर्ब हो गई। ये था फर्स्ट स्टैंजा। चलिए नेक्स्ट स्टैंजा पर चलते हैं। नेक्स्ट स्टैंजा में डब्ल्यू.एच. ऑर्डन बड़ी गहरी बात करते हैं। वो बोलते हैं कि फ्यूचर में जब पढ़े लिखे लोग आएंगे ना, स्कॉलर्स, एक्यूरेट स्कॉलर्स होंगे, वो लोग क्या करेंगे, वर्ल्ड वॉर सेकंड पर स्टडी करेंगे। जब वर्ल्ड वॉर सेकंड पर स्टडी की जाएगी तो वो लोग इस पूरे ऑफेंस को रिवील करेंगे, अनअर्थ करेंगे। अनअर्थ का मतलब होता है दोस्तों रिवील करेंगे, और वो लोग बताएंगे, वो लोग अनअर्थ करेंगे, रिवील करेंगे कि ये वर्ल्ड वॉर सेकंड की लड़ाई कहाँ से शुरू हुई थी। मार्टिन लूथर से शुरू हुई थी। अब आप कहोगे मार्टिन लूथर कौन? वो रेफॉर्मेशन वाले, हाँ रेफॉर्मेशन वाले, मार्टिन लूथर प्रोटेस्टेंट रेफॉर्मेशन वाले, वो फर्स्ट रीजन थे जिनकी वजह से आज ये कल्चर इतना मैड हो गया है, पागल हो गया है। मतलब आज जर्मनी जैसे देशों ने नेशनलिज्म की भावना को इतना सिर चढ़ा लिया है, ज्यूज से वहां पर इतनी नफरत की जा रही है, जर्मनी होली रोमन एम्पायर से अलग हो गया है।
तो ये पागलपन मार्टिन लूथर से शुरू हुआ था जो आज हिटलर तक आ पहुंचा है। तो फ्यूचर के स्कॉलर्स जब एक्यूरेटली स्टडी करेंगे तो उनको पता चलेगा कि ये आग मार्टिन लूथर से शुरू हुई थी जो आज हिटलर तक आ पहुंची है। वो फ्यूचर के स्कॉलर्स जाके ढूंढेंगे लेंट्स नाम की जगह को। ये लेंट्स नाम की जगह कौन सी है दोस्तों? जहां पर हिटलर पैदा हुआ था। कि उस जगह पर हिटलर के साथ में ऐसा क्या हुआ जो इतना गुस्सा उसमें भर गया, और उन्हीं चीजों ने उसे इस फाइनल स्टेज तक पहुंचा। यहाँ पर एक वर्ड यूज किया है W.H. ऑर्डन ने, साइकोपैथिक गॉड। उसे एक साइकोपैथिक गॉड बना दिया। साइकोपैथिक का हिंदी में वैसे मतलब होता है मनोरोगी, ऐसा इंसान जो वायलेंस चाहता हो, मतलब साइको एक तरीके से। मैं जानता हूं कि सारी पब्लिक जानती है। यहाँ पर W.H. ऑर्डन लास्ट वाली लाइंस में क्या बोलते हैं कि मैं जानता हूं कि सारी पब्लिक जानती है कि स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को क्या सिखाया जाएगा, वो लोग क्या सीखेंगे कि जो बुरा करता है बदले में उसी के पास बुरा लौट कर आता है। यहाँ पर शायद कैपिटलिस्ट कंट्रीज की बात की जा रही है कि हमने भी तो वर्साइल की ट्रीटी के दौरान जर्मनी से ऐसी ऐसी चीजें मनवा ली थी जिसकी वजह से हिटलर जैसे न जाने कितनों को ही साइकोलॉजिकल इंजरीज मिली, जिसकी वजह से रिटर्न में हमें ये सब देखने को मिल रहा है। शायद यहाँ पर W.H. ऑर्डन ऐसा बताने की कोशिश कर रहे हैं। और यहीं पर सेकंड स्ट्रेंजा भी खत्म होता है, हम लोग थर्ड स्ट्रेंजा की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर वो एक हिस्टोरियन की बात बताते हैं। एक ग्रीक हिस्टोरियन था, थ्यूसिडाडिस नाम था उसका। उसको 20 साल के लिए एग्जाइल कर दिया था, मतलब देश से निकाल दिया गया था। लेकिन उस बंदे ने डेमोक्रेसी के बारे में, एक डिक्टेटरशिप के बारे में बहुत अच्छी एक किताब लिखी थी। W.H. ऑर्डन क्या बोलते हैं कि उस किताब के अंदर उन्होंने सब कुछ बताया है कि ये डिक्टेटर्स क्या करते हैं, कैसे सीधी सादी जनता को अपनी एल्डरली रबिश स्पीच से बेवकूफ बनाते हैं, एल्डरली रबिश स्पीच से बेवकूफ बनाते हैं। और वो लोग बेवकूफ उन्हीं लोगों को बना पाते हैं जो लोग मुर्दों की तरह होते हैं, लगता है कब्र में से उठकर स्पीच सुनने के लिए आ गए। आप अगर उसकी बुक को एनालाइज करोगे, यहां पर W.H. ऑर्डन बोलते हैं कि अगर उसकी बुक को एनालाइज करोगे ना, तो आपको पता चलेगा उसने सारी बातें की है कि जिस वक्त ये डिक्टेटर्स लोगों को बेवकूफ बनाते हैं ना, उस वक्त लोगों का दिमाग घास चरने चला जाता है। यहां ये जो लाइन है ना, एनलाइटनमेंट ड्रिवन अवे, इसका मतलब यही समझ लो कि उनका दिमाग घास चरने चला जाता है जिस वक्त डिक्टेटर्स उनको बेवकूफ बनाते हैं। क्योंकि लोगों को दर्द सहने की आदत सी हो जाती है, उन्हें लगता है कि ये दर्द ही हमारी जिंदगी का हिस्सा है। वो लोग इसलिए सफ़र करते हैं, अपने डिक्टेटर्स को सपोर्ट इसलिए करते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि उनके डिक्टेटर्स से बेहतर उस देश को कोई नहीं चला सकता। यहाँ पर जर्मनी की बात की जा रही है। जैसे कि हिटलर ने वादा किया था कि मैं जर्मनी को, वो लोग ट्रस्ट किए बैठे थे कि मैं जर्मनी को उसको खोया हुआ सम्मान वापस दिलवाऊंगा। तो लोग क्या भरोसा करते हैं कि इनसे अच्छा मैनेजमेंट कोई और नहीं कर सकता इस देश का। अगर हम चलाएंगे, अगर हम करेंगे तो मिस मैनेजमेंट हो जाएगा, इसलिए वो लोग ट्रस्ट करते हैं और दर्द को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लेते हैं। यहां पर ये थर्ड स्ट्रेंजा भी खत्म होता है, फोर्थ स्ट्रेंजा की तरफ बढ़ते हैं। W.H. ऑर्डन यहां पर बोलते हैं कि मैं तो इस वक्त यूरोप की किसी कंट्री में नहीं हूं, जर्मनी में नहीं हूं और ब्रिटेन में भी नहीं हूं। मैंने आपको बताया था ये ब्रिटेन की पैदाइश है। ये बोलते हैं कि इस वक्त मैं बैठा हूं एक न्यूट्रल हवा में, मतलब अमेरिका में, जो वर्ल्ड वॉर सेकेंड में अभी तक तो शामिल नहीं हुआ था, जहां पर बहुत बड़ी बड़ी स्काई स्क्रैपर्स का मतलब क्या होता है? एक्सट्रीमली हाई, मतलब हिंदी में गगनचुंबी इमारतें, मतलब बिल्डिंग्स हैं। और ये बिल्डिंग्स ये बताने के लिए बनाई गई है कि हमारी एकता, हमारी यूनिटी, स्ट्रेंथ कितनी है। हर कंट्री में अपनी लैंग्वेज है, हर कोई अपनी लैंग्वेज में बेकार के कॉम्पिटिटिव एक्सक्यूजेस देना पसंद करता है। ये सारे एक्सक्यूजेस एकदम बेकार है। यहाँ पे W.H. ऑर्डन बोलते हैं ये सब कुछ नहीं है, बस एक यूफोरिक ड्रीम है। यूफोरिक ड्रीम का मतलब आप सर्च कर लेना गूगल पे। ये बोलते हैं कि यूफोरिक ड्रीम है ये सब चीज़ें, क्योंकि हम खुद को न्यूट्रल बता तो रहे हैं। ये अमेरिका वालों को बोल रहे हैं जो अभी लड़ाई में शामिल नहीं हुए हैं। हम लोग खुद को न्यूट्रल बता तो रहे हैं, लेकिन उठकर खुद को अगर मिरर में देखेंगे, शीशे में देखेंगे, तो हमें नजर आएगा कि ये इंपीरियलिज्म और वॉर्स हमारी तरफ भी देख रही है, कि हमारी तरफ भी ये बढ़ना चाह रहे हैं। ये लाइंस पढ़कर हमें कहीं ना कहीं लगता है कि W.H. ऑर्डन कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत मार्क्सिज्म की तरफ झुके हुए थे। यहां पर वो न्यूट्रल कंट्रीज को एक तरह की वार्निंग दे रहे हैं कि ये इंपीरियलिज्म हमारी तरफ भी तो देख रहा है, ये वॉर्स हमारी तरफ भी तो देख रही हैं, ये वॉर्स हो क्यों रही है आखिर?
वो नेक्स्ट 5th स्टेंजा में और बताते हैं कि जिस बार में मैं बैठा हुआ हूं ना, W.H. Auden बोलते हैं कि जिस बार में मैं बैठा हुआ हूं वहां सब कुछ नॉर्मल है, जैसे एक एवरेज डे लोग गुजारते हैं वैसे गुजार रहे हैं, बिल्कुल एकदम शांति से। ये लोग अपनी लाइफ में कोई डिस्टरबेंस नहीं चाहते, ये चाहते हैं कि जैसे लाइफ चल रही है वैसे चलती रहे, आसपास कोई भी डिस्टरबेंस ना हो। इनको पता है वैसे कि आसपास क्या चल रहा है, लेकिन चाहते हैं कि हमारे कमरे की लाइट नहीं जानी चाहिए और म्यूजिक हमेशा बजते रहना चाहिए। ये लोग आसपास आपस में ऐसी कन्वर्सेशंस करते हैं, ऐसी बातें करते हैं जो बातें इन्हें बाहर की रियलिटी से दूर रखे। ये न्यूट्रल कंट्रीज की बात हो रही है। ये लोग घर के फर्नीचर के बीच में खुद को बड़ा कंफर्ट और सिक्योर फील करते हैं। ये देखना ही नहीं चाहते कि एक्चुअली इन रियलिटी हम कहाँ पर आकर खड़े हैं, आज की डेट में हम किस घने जंगल में फंस गए हैं। ये उन बच्चों की तरह हैं ये लोग, जो बच्चे रात के वक्त डरते हैं ना बाहर जाने से कि भूत आ जाएगा भूत आ जाएगा, ये उन बच्चों की तरह खुद को सेफ रखने की कोशिश करते हैं कंबल में। यहां पर इस वीडियो के अंदर मैंने आपको 5 स्टैंजास जितना क्लियरली हो सके उतना क्लियरली एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। बाकी के 5 स्टैंजास को मैं किसी और वीडियो में एक और वीडियो बनाकर डिस्कस करूंगा। फिलहाल आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अब जब आपने ये वीडियो खत्म कर ली है तो मैं उम्मीद करता हूं आपको ये पोएम समझ में आई होगी दोस्तों। चलिए मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आज की इस वीडियो में बस इतना ही।